नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी बुरी तरह हारने जा रहे हैं। इस बात का शायद उन्हें एहसास हो गया है और नरेंद्र मोदी इतना डर गए हैं कि वो डर के कारण तमाम वो हरकतें कर रहे हैं जिन्हें उल-जलूल कहा जाता है या लोकतंत्र में उन्हें अलोकतांत्रिक कहा जाता है। डेमोक्रेसी के खिलाफ कहा जाता है, तानाशाही पूर्ण रवैया कहा जाता है। नरेंद्र मोदी इतना डर गए हैं कि देश भर के जितने भ्रष्ट लोग हैं उनके साथ वो गठबंधन करने को तैयार है या उन्हें अपनी पार्टी में समा लेना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी इतना डर गए हैं अपनी कुर्सी के जाने से, वो कुर्सी के मोह में इस तरह पागल हो गए हैं कि वो देश से भी समझौता कर लेते हैं और देश के हित को बेचने लग जाते हैं। नरेंद्र मोदी इतना डर गए हैं कि वो धर्म को भी बेचने में लग गए हैं और धर्म का जिस तरीके से वो नाश कर रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। वही राहुल गांधी लोकतंत्र को जोड़ने की लड़ाई इतनी तेजी से लड़ रहे हैं कि इतने हमलों के बाद भी उनके अंदर सिकन नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी वो उस तानाशाही से भी लड़ रहे हैं, उस अराजकता से भी लड़ रहे हैं और उन हालात से भी लड़ रहे हैं जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं और तमाम सारी मोदी एजेंसी से भी लड़ रहे हैं और जनता के बीच जनता की बात कर रहे हैं और ऐसे में उनके सारथी बनते हैं तेजस्वी यादव। तो जब यह स्थिति हो तो इस पर सवाल उठता है कि आखिर हो क्या रहा है देश में। निश्चित रूप से चंद दिनों बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव की दुंदुभी बजने वाली है। यह दुंदुभी बजे उसके पहले होता क्या है यह आप देख लीजिए कि जिस तरह से आशंका व्यक्त की जा रही, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की पूरी पार्टी और उनके लोग लगे हुए हैं कि अब की बार 400 पार, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार, इस तरह के जब वो नारे देते हैं तो निश्चित रूप से इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है। ये संसद में नरेंद्र मोदी अपनी सीटों का जिक्र करते हैं, इससे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है तो अपने जीतने की उम्मीद लेके जाती है, जानी भी चाहिए, सकारात्मक है। उसे यह अपने लोगों को यकीन भी दिलाना चाहिए कि हाँ वही जीत रहे, इसमें भी कोई बुराई नहीं। उसके लिए सारे प्रयास करने चाहिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन क्या सत्ता में बैठकर दूसरे तमाम प्रतिद्वंदियों को कुचल देने, मार देने को लोकतंत्र कहते हैं? ये लोकतंत्र तो नहीं होता, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के बूते नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री रहते हुए वो राजसी सुख उठा रहे हैं जो कि कभी आज तक हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं उठाए। और उनकी अय्यासियों पर जितना खर्च हो रहा है वो अभी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब इतना खर्च हो रहा हो, इतना सब कुछ हो रहा हो, उनकी नीतियां चंद पूंजीपतियों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं और चंद उन देशों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं जहां उनके मित्र पूंजीपतियों के कि ब्लैक मनी को एडजस्ट किया जाता है। और जब हम लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में हैं तो वहां पर किसी धर्म विशेष की दुंदुभी बजाने का एक पूरा ड्रामा किया जाता है। ड्रामा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धर्म की दुंदुभी नहीं बज रही, धर्म के विपरीत सब कुछ हो रहा, तब यह बात। चलिए, जब यह सब हो रहा है तो क्या होगा? मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार ये डरती नहीं है, उसे विश्वास है कि जनता उसे जिता रही है। तो जब आदमी जीत रहा होता है, या कहते हैं जब हाथी अपनी राह चलता है तो तमाम सारे जो गली में भौंक रहे होते हैं वो भौंकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो डरता है या वो रंगा हुआ सियार होता है
यानी रंगा हुआ सियार जब चलता है और कुछ वो करता है तो और फिर गली वाले जैसे भौंकते हैं तो वो भागने लगता है, इधर उधर हड़बड़ा जाता है। कमोबेश आज वही स्थिति हम देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश की सबसे बड़ी विरोधी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हमला करते हैं, इस देश की स्वतंत्रता के अगुवाओं पर हमला करते हैं, इस देश को बनाने वाले नेताओं पर हमला करते हैं। और वह कांग्रेस जिसने इस देश का सब कुछ बनाया है, जिसके बूते आज पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो भी लोग आज जिनके पास जो भी कुछ है वो कांग्रेस के बूते है। ऐसी स्थिति में जब कोई कांग्रेस को गाली देता है या उससे वो करता है, चलिए इसको भी हम फ्रस्ट्रेशन मान लेते हैं और सोचते हैं चलिए, लेकिन इससे ज्यादा आकर के वो उसकी संपत्तियां जब्त कराएगा, वो उसकी अकाउंट सीज कराएगा, उसके और तमाम सब चीज करेगा, तो सवाल उठता है। यही किया नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग का जो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ती है, सबसे आगे रहती है, वो युवाओं का, उसके अकाउंट सीज करा दिए। और उसके अकाउंट क्यों फ्रीज करा दिए? बैंकों को निर्देश दे दिया। क्यों? क्योंकि वो पैसा जमा कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जमा कर रही है, जनता से मांग रही है कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, हमें इतनी मदद तो कीजिए। क्योंकि आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे संसाधन लगते हैं, वो कहां से लेंगे? जनता मदद को आई, मैंने स्वयं मदद की और बड़ी मदद की, जो उनके बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे थे उससे भी ज्यादा करी। और इसके बाद में जब हमारे पैसे हमने दिए अपनी जेब से, हम सिटीजन हैं, इस देश के मतदाता हैं, उस पैसे को जब्त कर लिया जाता है और कहा जाता है कि 210 करोड़ रुपए आप पे पेनाल्टी लगा दी, इनकम टैक्स। क्यों भाई? भारत का जो आईटी एक्ट कहता है, नरेंद्र मोदी पे या भाजपा पे तो आज तक कभी नहीं लगा, या किसी भी राजनीतिक पार्टी पर कभी नहीं लगा। ये क्या हो रहा है? जब भारत का आईटी एक्ट कहता है कि 13A जो उसकी धारा है, उसके तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी को 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो कोई व्यवसायिक काम नहीं कर रहे, वो इस देश की जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं। और जब उसके लिए करते हैं तो साहब फिर इसके बाद में कैसे? तो जब ये होता है निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। और इसी को लेकर के जब इस तरह की हरकत होती है कि ये होता है, फिर आप कहते हैं 29 में यह जरूर व्यवस्था है कि यदि आप समय से अपना रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं तो आपको नोटिस जारी किया जाएगा। करिए नोटिस। लेकिन आप अकाउंट जब्त कर लेंगे, फ्रीज कर देंगे और कहेंगे 210 रुपया पेनाल्टी दी। और किस बात पे दीजिए कि 14 लाख कुछ रुपया कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों ने जो अपनी सैलरी का आपको डोनेशन किया था, वह डोनेशन के पैसा का आपने टाइम से 15 दिन लेट जो है जमा किया, उसकी सूचना इसलिए आप 210 करोड़ दी। यानी हमारे को जरूरत थी, हमारे लोगों ने, जो विधायक चुने गए विधायक हैं, चुने गए सांसद हैं, उन्होंने 14 लाख कुछ करोड़ रुपया जो लाख रुपया जो जमा किया, उस पे 210 करोड़। हम 14 लाख जमा कर रहे हैं, 210 करोड़ तुम्हें दे दे। हमने अभी क्राउड फंडिंग की, उसमें भी उसका आधा चौथाई कुछ नहीं आया, आप दे दे। तो इस तरह की स्थिति है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आप इतना डर गए हैं कि आपके बस में नहीं रह गया है राजनीति करना। आप 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए इस हद तक उतर आए
और ये तब कर रहे हैं जब चुनाव सिर पर है। आप याद करिए, यह कोई नया मामला नहीं है। 2019 के चुनाव के पहले जो सांसदों और विधायकों ने यह डोनेशन दिया था, उस डोनेशन के मामले में ये कह रहे हैं। तो उस समय चुनाव का वक्त था, चुनाव चल रहा था, इसलिए 15 दिन डिले हुआ था। क्योंकि पूरा डिटेल कलेक्ट करके आपको जो लिख के देंगे, यदि गलत देंगे तो भी आप एक्शन करेंगे, तो इसलिए सारी चीजें इकट्ठा करने में थोड़ा वक्त लगता है कि कितना हुआ। उस चीज को लेके यह हालत है। और इस हद तक उतर आए कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अचानक 2024 के चुनाव के चंद पहले आपने किया, जिससे कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी गतिविधि ना कर सके, और यह भी कांग्रेस को पता भी नहीं चला। इसके लिए क्या किया, सीधे बैंक को आदेश दे दिया कि फ्रीज कर दीजिए। जब उन्होंने जिनको चेक दिए थे वो गए, उनके चेक डिसऑनर होने लगे, तो उन्होंने कहा भाई साहब ये चेक क्यों डिसऑनर हो रहा है। तो पता किया, तो पता चला बैंक से कि साहब चूंकि उन्होंने फ्रीज कर दिया है तो आपके चेक का पेमेंट ही नहीं हो। तो किसी की सैलरी रुक गई, किसी का कुछ और पेमेंट रख गया, बिजली के बिल, जो और टैक्सेस लगते हैं और चीजें लगती हैं वो सब रुक गए, सारे काम रुक गए। किसी कर्मचारी की सैलरी न जा पाए, किसी का कुछ न जा पाए, यह कौन सी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जब ला के खड़ा कर दिया सरकार ने, तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितना डर गए। और इस डर में तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो कोर्ट होता है उसमें गए। उस ट्रिब्यूनल ने बुधवार तक के लिए फ्रीज का जो आदेश था सरकार का, उसे रोक लगा दी है। लेकिन फिर बुधवार के बाद क्या होगा नहीं होगा, आगे की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी ने अपना जवाब दाखिल किया है और बाकी जवाब दाखिल कर रहे हैं, बहस करने को तैयार है कि हमारा इसका ट्रायल कराइए। तो जबरदस्ती एक तरफा कार्रवाई। तो यह हालात में लाके देश को खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जितने भ्रष्ट हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी अपने में समाहित कर लेती है, जिन पे आरोप लगाती थी कर लेती है। आपने महाराष्ट्र का देखा ही, महाराष्ट्र के जितने भ्रष्ट नेता कहलाते थे, जितने भी, वो सारे अब या तो भाजपा में है या भाजपा की सहयोगी जो सत्ता में है, जिसके मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम है, उनके साथ आ गए। तो साफ मामला ठंडा हो गया। और खुद जो डिप्टी सीएम और सीएम है वो भी भ्रष्टाचार के आरोपी है। फिर उसके बाद में राज्यसभा का टिकट उन्हें दे दिया जाता है जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। और साहब इस तरह से वहां पर भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, दूसरी जगह भी होता है, सब जगह है स्थिति। इसी तरह पश्चिम बंगाल के जितने भ्रष्ट नेता थे वो सब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसी तरीके से बंगाल का हम देख ही चुके हैं। बंगाल के बाद में असम का देख चुके हैं कि किस तरह से सबसे भ्रष्ट जिन्हें बताते थे वो हेमंत बिस्वा शर्मा इनके मुख्यमंत्री। और ये स्थिति एक जगह नहीं है, यही स्थिति हरियाणा में है, यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है, यही स्थिति दूसरी जगह है। कल उत्तर प्रदेश में एक गैंगस्टर को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया, गैंगस्टर। इसी तरह से कहीं बलात्कारियों को शामिल करा रहे, कहीं किसी को कर रहे हैं, कहीं अपने परिवार का उत्पीड़न करने वाली उस महिला को ये अपने पार्टी में शामिल करा लेते हैं जो अपने सास ससुर को मारती थी। इसी तरीके से तमाम सारे आचरण करने वाले, और वो लोग भारतीय संस्कृति बताते हैं, सभ्यता बताते हैं। आज मुझे याद आता है श्रीमती इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई थी। हारने के बाद में ठीक है, जनता ने उन्हें जवाब दिया। उसके बाद में जब उनका उत्पीड़न करना शुरू किया गया, जनता पार्टी सरकार बनी, तो उसने सीबीआई का दुरुपयोग किया, फर्जी भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया। हालांकि अदालत से उसमें राहत मिली। आज की डेट में अदालतों से भी कोई बहुत उम्मीद नहीं कर सके। तब मीडिया भी बोलता था, आज मीडिया भी बिल्कुल चरण चुंबक की तरह बिका हुआ दिखाई देता है, उल्टी बात करता है।
हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी, सिखाया गया था हमें, तो सिखाया गया था कि पत्रकार का धर्म है सच को बताना, सच के साथ खड़ा होना। पत्रकार का धर्म है सदैव सत्ता से सवाल करना। पत्रकार का धर्म है वो स्थायी तौर पे विपक्ष बन के रहे और सत्ता की, सरकार की, जो भी सत्तानसीन है उन लोगों की नीति, नियत और कार्यों की समीक्षा करते रहे। साहब, आज कोई कर रहा है क्या? आज उल्टा सवाल पूछा जाता है उससे। खराब सामान देने वाले दुकानदार को नहीं दोषी ठहराया जाता है, उसे पैसा देके खरीदने वाले को दोषी ठहराया जाता है। टैक्स के नाम पे उसे मार दिया जाता है। इस तरह के हाल होते हैं। वही हाल तो हो रहे हैं। और फिर जैसे मैंने बताया, सारे भ्रष्ट को रख लेते हैं। ईडी का नोटिस पहुंचा, ममता बनर्जी ने कहा नहीं, कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीतेगी। बहुत अच्छा है, नहीं जीते कोई बात नहीं, आप अपना चुनाव लड़िए, आप कांग्रेस के चक्कर में क्यों पड़े? कांग्रेस के साथ आपको समझौता करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। लेकिन कांग्रेस का आप भविष्य बता रहे हैं, अपना नहीं बता रहे। आप क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा नहीं। इसी तरीके से नीतीश कुमार भाग खड़े हुए चले गए। इसी तरह से अभी जम्मू कश्मीर के हितों की और सबकी बात होती है, उनकी लड़ाई लड़ने की बात होती है, वहां पे जो जनता है और सबकी। और फारूक अब्दुल्ला क्या करते हैं? कहते हैं नहीं, हम तो अकेले लड़ेंगे और ये करेंगे, हमें किसी से समझौता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले उन्हें ईडी का नोटिस पहुंच गया, उनको और उनके बेटे को। तो आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को लगातार नोटिस जा रहा है और नोटिस पे उन्हें तब राहत मिलती है जब वो कह देते हैं कि साहब हम तो नहीं करेंगे। और भगवंत मान लगातार किसानों के मामले में केंद्र सरकार के दलाल बने हुए हैं और उस तरीके से वो भूमिका अदा कर रहे हैं। तो सामने आ जाता है कि कौन सी राजनीति हो और ये राजनीति किसके लिए हो रही? क्यों इतना आप कांग्रेस से डर गए? आप याद करिए, फिर से मैं याद दिलाता हूं, 1977 में इंदिरा गांधी हारी, इसी तरह उत्पीड़न किया गया, जेल भी भेजा गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जो 1971 में उन्होंने जितनी सीटें पाई थी, उससे ज्यादा सीटें जीत करके वो 1980 में सरकार में, और जनता ने माना कि हमसे गलती हुई। आज भी वही स्थिति है। राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली, पहुंचे उत्तर प्रदेश, उसके पहले तमाम ड्रामे शुरू हो जाते। किस किस तरीके से होते हैं वो भी सब हम देख रहे हैं। तो यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी इतना डर गए हैं कि वो हर तरह का गुनाह, हर तरह का पाप करने पे उतारू। और धर्म के नाम पर जहां वो अयोध्या में धर्म का नाश करते हैं, धर्म के शास्त्रों के विरुद्ध मंदिर का शिलान्यास या कह दीजिए मूर्ति का अनावरण करते हैं, उस स्थिति में आप कल्पना नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में किसी मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है, मंदिर में उद्घाटन करने की कोई प्रथा ही नहीं। तो फिर किसके मंदिर का उद्घाटन किया जाकर के यूएई में नरेंद्र मोदी ने? अबू धाबी में जिस मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया, वो मंदिर हिंदू मंदिर था ही है ही नहीं। वो वास्तव में स्वामी नारायण संप्रदाय का मंदिर है। और इसको जो कहा जाता है उसको आपको समझना पड़ेगा। इसे कहा जाता है बीएपी, स्वामी नारायण मंदिर। और बीएपी क्या है? बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। यह है क्या? यहां पर गर्भगृह में किसकी प्रतिमा होती है? किसी भगवान की प्रतिमा नहीं होती। यहां पर इनके जो गुरु हैं स्वामी नारायण, उनकी प्रतिमा होती है। बाकी जगह पे जो है थोड़ा बहुत पूजा के लिए नहीं, पूजा के लिए सिर्फ और सिर्फ स्वामी नारायण की प्रतिमा होती है, उन्हीं की आरती। और जो बाकी जगह है वहां पर
जो पर्यटन के लिए तमाम सारी मूर्तियां लगा दी जाती हैं, जैसे आप दीवारों में जाके अजंता एलोरा और सब जगह देख सकते हैं उसी स्टाइल में। और नरेंद्र मोदी वहां जब आरती करते हैं तो कुर्सी में बैठ के आराम से उनके उससे वो करते हैं। क्या हिंदू धर्म में ये कुर्सी में बैठ के आराम से करने का है? यदि आप विकलांग नहीं है तो ऐसी स्थिति नहीं होती। तो आज क्या नरेंद्र मोदी को विकलांग कर दिया है इस देश ने कि वो मानसिक रूप से भी परेशान है, वैसे भी परेशान है कि कोई भी उलझलूल हरकत कर, लेकिन जनता जवाब देने को तैयार है। और इसका उदाहरण आज बिहार में मिल गया। बिहार में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत चले आज, तो उनके साथ मिलने आए तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने जो किया, उन्होंने कहा आइए जीप में आप बैठिए, मैं चलाऊंगा। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जीप उन्होंने चलाई आज, और उसमें ये दोनों नेता बैठ के आज जनता के बीच निकले। दुंदुभी बच चुकी है, अब जनता चुनाव लड़ रही है और तानाशाह से लड़ रही। वो हराएगी, निश्चित रूप से हराएगी, इस बात का संदेश है। और नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। इस बात का संदेश यह अकाउंट फ्रीज होना है, जो कि किए नहीं जा सकते, जिसपे कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है, उसे इनकम टैक्स से फ्रीज कराया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनसीबी और एनआईए, इन सब का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी कैसे कर रहे हैं, संस्थाओं का कैसे कर रहे हैं, ये सामने नग्न प्रदर्शन है इसका। जय